नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नेम रासुंडा की एमसीक्यू सीरीज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग जो है नेम रासुंडा की एमसीक्यू सीरीज जो है उसको चला रहे हैं। उसका जो हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हमने पिछली क्लास में जो हमारा लेक्चर नंबर 14 था उसमें हमने क्या पढ़ लिया था। उसमें हमने वीट साइंस का पहला लेक्चर जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। जो भी पहले लेक्चर था उससे जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे थे उनको हमने कवर कर लिया था। ये आपका वीट साइंस का दूसरा लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है वीट साइंस का। जो खरपतवार साइंस है, जो खरपतवार विज्ञान है, उसका लेक्चर ये लास्ट है और आपका टोटल का लेक्चर है 15वां। और ये कितने से भी पेज से लेके है, 133 नंबर पेज से लेके 143 नंबर पेज तक है। 10 पेज इसके हैं और इसके बीच से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर पहले क्वेश्चन पे चले बिना देरी के, पहला क्वेश्चन है 2,4-D का हर्बिसाइड के रूप में सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया था। जो हमारी 2,4-D है, 2,4-D जो हम फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं उसको हमने खरपतवार नाशी के रूप में कब प्रयोग किया था। आपके पास ऑप्शन है 1940 1940, 1944 1944, 1946 1946 या 1948 1948। तो इसका सही जवाब है 1946। 1946 में हमने 2,4-D को एक खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग किया था। ठीक, अगर 1940 के बारे में बात करें तो हमने इसे यूज्ड एज प्लांट हार्मोन के रूप में कब हमने उपयोग किया था, 1940 में। कब किया था, 1940 में। अगर 1944 के बारे में बात करें, अगर 1944 के बारे में बात करें तो ये 2,4-D का जो है सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ था। कब, 1944 में। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1944 में। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था हैमर एंड टर्की द्वारा इसका जो है 1944 में जो है सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया गया था 2,4-D का। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1946, मैंने आपको बता दिया 2,4-D का हर्बिसाइड के रूप में प्रयोग किया गया था। अगर 1948 की बात करते हैं तो जो इसे कॉमर्शियली फाइल किया गया था। क्या किया था, कॉमर्शियली फाइल का मतलब होता है इस पे फाइल करने का मतलब इसे, जो इसकी अथॉरिटी होती है अप्रूव करती है कि इसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, कॉमर्शियली बेचा जा सकता है। तो वो कब हमने फाइल किया था, 1948 में। 44 में क्या किया, हमने इसे हार्मोन के रूप में प्रयोग किया। 46 में इसे हमने हर्बिसाइड के रूप में प्रयोग किया। और 1944 में हमने हैमर और टर्की ने क्या किया था, इसे वीडीसाइड के रूप में प्रयोग किया था। अगर 1948 की बात करें तो कॉमर्शियली फाइल किया गया था कि इसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराक्वाट हर्बिसाइड की। जो पैराक्वाट हर्बिसाइड होता है वो किस समूह से संबंधित होता है। हम बात करते हैं पैराक्वाट हर्बिसाइड की, तो ये किस समूह से संबंधित। पैराक्वाट का होता है, ये एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। कैसा हर्बिसाइड होता है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। नॉन सिलेक्टिव मतलब ये खरपतवार के साथ साथ फसल को भी नष्ट कर देता है। दूसरा हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, किस समूह से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है एमाइड, दूसरा है बिप्राइलुडियम, क्या है, बिप्राइलुडियम। तीसरा डी नाइट्रोएलेनिन्स, चौथा है फिनॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। एमाइड, बिप्राइलुडियम्स, डाइनाइट्रोएलेनिन्स और फिनॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या होगा, बिप्राइलुडियम। जो हमारा बिप्राइलुडियम समूह होता है रासायनिक जो हर्बिसाइड का, उससे कौन संबंधित है, पैराक्वाट। इससे एक और संबंधित है डाइकॉट। जो पैराक्वाट डाइकॉट होते हैं नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। अगर एमाइड की बात करते हैं, जो हमारा एमाइड में कौन आते हैं, जो हमारे प्रोपेनिल होता है, प्रोपेनिल हर्बिसाइड जो होता है वो आता है। दूसरा हमारा एसिटाक्लोर जो होता है,
कौन सा आता है, एसिटाक्लोर। एसिटाक्लोर जो होता है वो आता है। नेक्स्ट हमारा ब्यूटाक्लोर आता है, ब्यूटाक्लोर आता है। अगला हमारा एलाक्लोर आता है, एलाक्लोर आता है। अगर हम एमाइड की बात करते हैं तो एमाइड समूह में कौन कौन से रासायनिक हर्बिसाइड आते हैं, प्रोपेनिल आता है, एसिटाक्लोर आता है, ब्यूटाक्लोर आता है, एलाक्लोर आता है। अगर डी नाइट्रो एलेनिन्स के बारे में बात करें तो इसमें कौन आता है, फ्लूक्लोरेलिन आता है। क्या आता है इसमें, कौन आता है, फ्लूक्लोरेलिन आता है, फ्लूक्लोरेलिन आता है। ठीक है। अगर फिनॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें इसमें कौन आता है, इसमें आता है 2,4-D। कौन आता है, 2,4-D। अभी मैंने आपसे पूछा था 2,4-D जो है कब हार्बिसाइड के रूप में प्रयोग किया गया, 1946 में प्रयोग किया गया। ठीक है। 1940 में किस टाइप से प्रयोग किया, हार्मोन के तरीके से प्रयोग किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी प्राइलुडियम होगा। क्या होगा, बी प्राइलुडियम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइसिन से कौन सा हर्बिसाइड, जो ग्लाइसिन समूह होता है उससे कौन सा हर्बिसाइड जो है संबंध रखता है। नेक्स्ट हमारा है, इसके पास ऑप्शन है ग्लाइफोसेट, आइसोप्रोट्यूरान, ये आइसो है, आइसोप्रोट्यूरान, एट्राजिन या बेंथियोकार। तो इसका सही आंसर होगा ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट किससे संबंधित है, ग्लाइसिन से संबंधित। जी से ग्लाइफोसेट, जी से ग्लाइसिन। अगर आइसोप्रोट्यूरान की बात करें तो इससे कौन संबंधित है, इससे फिनाइल यूरिया संबंधित है और ड्यूरान संबंधित। कौन संबंधित है, फिनाइल यूरिया एंड जो ड्यूरान होता है वो इससे संबंधित है। अगर एट्राजिन की बात करें तो इससे कौन संबंधित है, ट्रायाजिन संबंधित है, ट्रायाजिन संबंधित है। अगर बेंथियोकार्ब की बात करें इससे कौन संबंधित है, इससे थायोकार्बामेट संबंधित है। कौन संबंधित, थायोकार्बामेट संबंधित है। कौन संबंधित, थायोकार्बामेट संबंधित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्लाइफोसेट होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ग्लाइफोसेट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से पीपीआई हर्बिसाइड कौन सा है। पीपीआई मतलब प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। इसको मैंने आपको पहले बताया है, जो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन होते वो बुआई के 1-2 दिन पहले हर्बिसाइड या जो खरपतवार होते हैं वो रासायनिक को डाले जाते हैं। इससे कौन संबंधित है, फ्लूक्लोरेलिन संबंधित है, एट्राजिन संबंधित है, आइसोप्रोट्यूरान संबंधित है या 2,4-D संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा फ्लूक्लोरेलिन। क्या होगा, फ्लूक्लोरेलिन संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्राजिन। एट्राजिन किससे संबंधित है, ये प्री इमरजेंस होता है। प्री इमरजेंस मतलब बुआई तो कर दी, उसके बाद उसको जर्मिनेट होने के पहले डाला जाता है। बुआई करने के बाद जर्मिनेट होने के पहले डाला जाता है। ये कब डाला जाता है, 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन बाद का बुआई के 1 से 2 दिन बाद डाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोप्रोट्यूरान की। क्या करते हैं, आइसोप्रोट्यूरान की बात करते हैं। ये कैसा है, ये पोस्ट इमरजेंस है। कैसा हर्बिसाइड है, पोस्ट इमरजेंस है। ठीक है। ये कब डाला जाता है, ये डाला जाता है पोस्ट इमरजेंस मतलब जो हम फसल बो देते हैं, फसल जर्मिनेट हो जाती है, उगने के बाद जो हम हर्बिसाइड यूज करते हैं वो पोस्ट इमरजेंस, पोस्ट मतलब बाद में, उगने के बाद में जो हर्बिसाइड डाले जाते हैं वो कब आते हैं, पोस्ट इमरजेंस में आते हैं। तो इसमें कौन कौन सा होगा, सल्फोसल्फ्यूरान, सल्फ्यूरान। दूसरा है 2,4-D। सल्फोसल्फ्यूरान और 2,4-D दोनों पोस्ट इमरजेंस है। अगर 2,4-D की बात करते हैं, 2,4-D कैसा है, ये भी पोस्ट इमरजेंस है। अभी मैंने आपको बताया पोस्ट इमरजेंस है। तो फ्लूक्लोरेलिन प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, एट्राजिन प्री इमरजेंस है, आइसोप्रोट्यूरान पोस्ट इमरजेंस है, 2,4-D पोस्ट इमरजेंस है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वे खरपतवार जो किसी विशेष समूह को नियंत्रित करते हैं तथा उनके पूरे समूह को नियंत्रित नहीं कर पाते, उन्हें क्या कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ,
ऐसे वे ऐसे हर्बिसाइड जो कोई खरपतवार होता है उसके एक विशेष समूह को नियंत्रित करते हैं, मतलब एक विशेष प्रजाति पे उन पे इफेक्ट डालते हैं, पूरे उस समूह को नियंत्रित नहीं करते। इसीलिए उन खरपतवारों को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड, नॉन रेसिडुअल हर्बिसाइड और रेसिडुअल हर्बिसाइड। आपके पास ऑप्शन क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड, नॉन रेसिडुअल हर्बिसाइड या रेसिडुअल हर्बिसाइड। तो इसका सही आंसर होगा नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल में कौन सा हर्बिसाइड होगा? 2,4-D होगा। क्या होगा? 2,4-D। 2,4-D का किस खरपतवार को नष्ट, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, मतलब इसका एक पर्टिकुलर विशेष जो क्वालिटी होगी वो बन गई 2,4-D, क्योंकि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करेगा। अगर उस समूह से और कोई वैरायटी एग्जिस्ट करती तो उसे ये नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को ही नष्ट करता है। इसीलिए इसको नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड बोला जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड क्या होता है? ब्रॉड मतलब बड़ा, जो पूरे पूरे समूह को नियंत्रित करता है या नष्ट करता है, उसे कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एट्राजिन हो जाएगा, एलाक्लोर हो जाएगा, दूसरा ब्यूटाक्लोर हो जाएगा। ये इसके क्या हो जाएंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड हो जाएंगे। एक होता है नॉन रेसिडुअल हर्बिसाइड, ये क्या हो जाए, इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? नॉन रेसिडुअल हर्बिसाइड जो होता है इसमें एग्जाम्पल होगा पैराक्वाट और डाइकॉट। रेसिडुअल हर्बिसाइड क्या होते हैं? इसमें आ जाएगा 2,4-D। ठीक है, तो नॉन रेसिडुअल वो होते हैं जो फसल के साथ साथ सभी को नष्ट कर देते हैं। वो नॉन रेसिडुअल जो एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड या पर्टिकुलर खरपतवार को नष्ट करते हैं वो रेसिडुअल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, बोथ या नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर के बारे में बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पैराक्वाट। सही आंसर क्या होगा? पैराक्वाट होगा। दूसरा ग्लाइफोसेट की बात करें तो ये क्या होगा? ये सिस्टमिक हर्बिसाइड होता है। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का मतलब होता है जो कॉन्टैक्ट में आते ही किसी भी प्लांट को खत्म कर देते हैं। पैराक्वाट मतलब जो नॉन सिलेक्टिव होते हैं वो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड के अंदर आते हैं, जो मतलब वो हर्बिसाइड या खरपतवार नाशी जो कि कांटेक्ट में आते ही प्लांट के या पौधे के संपर्क में आते ही उन्हें नष्ट कर देते, वो क्या होता है? कांटेक्ट हर्बिसाइड होते हैं। ग्लाइफोसेट क्या होता है? सिस्टमिक हर्बिसाइड होता है। प्लांट जब इसे एब्जॉर्ब करता है तो उसके सिस्टम में ये जो है उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उन्हें खत्म कर देता है, जिससे कि वो जो वीड है या खरपतवार है वो नष्ट हो जाता है। तो क्या होता है? सिस्टमिक हर्बिसाइड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइप्रस रोटेंडस क्या है? साइप्रस रोटेंडस जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए किस एजेंट का उपयोग किया जाता है? जो हमारा साइप्रस रोटेंडस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए किस एजेंट का उपयोग किया जाता है? इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मोथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोथा बोलते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए किस एजेंट का उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है बैक्ट्रा वेरुटाना, दूसरा है टारगेट्स स्पीसीज, तीसरा है प्रोसीडेस्मा लेंटाना, चौथा है स्क्लेरोटीना स्पीसीज। पहला है बैक्ट्रा वेरुटाना, दूसरा है टारगेट्स स्पीसीज, तीसरा है क्रोसीडोसेमा लेंटाना, चौथा है स्क्लेरोटीनिया स्पीसीज। तो इसका सही आंसर होगा बैक्ट्रा वेरुटाना। इसका सही आंसर क्या होगा? बैक्ट्रा वेरुटाना। अगर टारगेट स्पीसीज की बात करें, ये किसके लिए एजेंट होता है? ये होता है पार्थेनियम हिस्टोफोरस के लिए। किसके लिए? पार्थेनियम हिस्टोफोरस के लिए। किसके लिए होता है? पार्थेनियम हिस्टोफोरस के लिए।
क्रोसीडेसिमा लेंटाना किसके लिए होता है? लेंटाना कैमरा के लिए। लेंटाना लगा तो आप जान ही जाएंगे, लेंटाना कैमरा के लिए, लेंटाना कैमरा के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्लेरोटीनिया किसके लिए होता है? ये होता है ओरीबेंची के लिए, ओरोबेंची के लिए, ओरोबेंची स्पीसीज के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैक्ट्रा वेरुटाना हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बैक्ट्रा वेरुटाना हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो हर्बिसाइड जाइलम द्वारा मूव करते हैं वो क्या कहलाएंगे? भाई जो हर्बिसाइड जाइलम द्वारा मूव करेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कह आपके पास ऑप्शन है एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक, स्ट्राइगोल, एलिलोपैथी। तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे एपोप्लास्टिक, जो जाइलम द्वारा मूव करेंगे। दूसरा सिम्प्लास्टिक क्या होते हैं? मूव बाई फ्लोएम, मूव बाई फ्लोएम। ठीक। अगर स्ट्राइगल की बात करें, स्ट्राइगल एक होता है स्टुमुलेट। ठीक, स्टुमुलेट होता है जो क्या रिलीज करता है? रूट से। जो कि रूट से क्या रिलीज करता है? जो हमारी फसलें होती हैं, जैसे सोरगम की फसल हो गई, मेज की फसल हो गई और गन्ने की, ऐसी जो फसलें होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उससे जो स्टुमुलेट रिलीज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्राइगल बोलते हैं। स्टुमुलेट, स्टुमुलेट रिलीज्ड बाई रूट्स इन मेज, सोरगम या शुगर के। जो इन तीन फसलों के जड़ों के द्वारा जो भी स्टुमुलेट या जो भी केमिकल रिलीज किया जाता है वो क्या होता है? वो स्ट्राइगोल होता है। एलिलोपैथी क्या होता है? एलिलोपैथी होता है मान लिया दो प्लांट लगे होते हैं, तो एक प्लांट से जो केमिकल निकलता है दूसरे प्लांट को इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है एलिलोपैथी। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उस क्रिया को एलिलोपैथी बोलते हैं। एक प्लांट, एक पौधा का रसायन दूसरे पौधे पर प्रभाव डालता है, प्रभाव डालता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एलिलोपैथी। कहते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं एलिलोपैथी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्यूटाक्लोर का व्यापारिक नाम क्या है? ट्रेड नेम क्या है ब्यूटाक्लोर का? आपके पास ऑप्शन है मचेटी, बेसालिन, राउंडअप या स्टॉम्प। इसका सही आंसर क्या होगा? मचेटी होगा। ब्यूटाक्लोर का व्यापारिक नाम क्या होता है? मचेटी होता है। बेसालिन किसका व्यापारिक नाम है? फ्लूक्लोरेलिन का, फ्लूक्लोरेलिन का। राउंडअप किसका व्यापारिक नाम है? ग्लाइफोसेट का, ग्लाइफोसेट का व्यापारिक नाम क्या है? राउंडअप है। अगर स्टॉम्प की बात करें, स्टॉम्प किसका व्यापारिक नाम है? पेंडामेथिलिन का, पेंडामेथिलिन का। किसका है? पेंडामेथिलिन का। तो ब्यूटाक्लोर किसका व्यापारिक नाम है? मचेटी का। फ्लूक्लोरेलिन का व्यापारिक नाम क्या है? बेसालिन। ग्लाइफोसेट का क्या है? राउंडअप। और पेंडामेथिलिन का क्या है? स्टॉम्प है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो सोडियम साल्ट होता है 2,4-D, उसका क्या ट्रेड नेम होता है? जो 2,4-D सोडियम साल्ट से बनाया जाता है उसका व्यापारिक नाम क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है फेरोजोन, वीडार या वीडॉन या लासो या रोनक या फेरोजोन्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फेरोजोन्स। जो 2,4-D हमारा होता है वो सोडियम साल्ट से बनाया जाता है, तो उसका व्यापारिक नाम क्या होता है? फेरोजोन्स होता है। अगर वीडार की बात करें तो जो 2,4-D बनता है किससे? एमिनो साल्ट से। किससे? एमिनो साल्ट से। किससे बनता है? एमिनो साल्ट से बनता है। वो क्या होता है? वीडार होता है। अगर वीडोन की बात करें, जो 2,4-D किससे बनता है? ईस्टर से बनता है, उसे क्या कहेंगे? वीडोन कहेंगे। अगर लासो की बात करते हैं तो ये किसका व्यापारिक नाम है? एलाक्लोर का। एलाक्लोर का व्यापारिक नाम है क्या है? लासो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोनक की। रोनक किसका व्यापारिक नाम है? आइसोप्रोट्यूरान का। किसका है? प्रोट्यूरान का। आइसोप्रोट्यूरान का व्यापारिक नाम क्या है? रोनक है। एलाक्लोर क्या क्या है? लासो है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम साल्ट से 2,4-D बनाया जाता है। इसका व्यापारिक नाम फेरोजोस। वीडार जो एमिनो साल्ट से बनाया जाता है। वीडॉन जो ईस्टर से बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फसलों में पहली सिंचाई को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है कोर वाटरिंग, वापसा, इपिनेस्टी या एसेसिस। क्या कहते हैं? कोर वाटरिंग कहते हैं, वापसा कहते हैं, इपिनेस्टी कहते हैं या इसेप्सिस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं? इसे कोर वाटरिंग कहते हैं। अगर फसलों में पहली सिंचाई दी जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कोर वाटरिंग कह देंगे। वापसा क्या होता है? वापसा वो होता है वो मेंटेन टेम्परेचर होता है जिस पे हम अपनी जो है ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं। मतलब जिस पे हम कर्षण किया कर सकते हैं। उत्तम तापमान जिस पर हम कर्षण क्रियाएं आसानी से करते हैं, वो क्या होता है? वो वापसा होता है। क्या होता है? वापसा होता है। अगर इपिनेस्टी की बात करें, जो हमारा पौधा होता है, पौधे के ऊपरी भाग की जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इपिनेस्टी कहते हैं। इसेसिस की बात करते हैं। इसेसिस क्या होता है? जब हमारा पौधे नए जलवायु में, नए वातावरण में जब एडजस्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं या सुगम तरीके से वृद्धि करते हैं, वो क्या होता है? इसेसिस होता है। क्या होता है? इसेसिस होता है। तो पहली सिंचाई कोर वाटरिंग। वाष्पा क्या होता है? जो टेम्परेचर दिया जाता है हमारी कर्षण क्रियाओं के स्थान पे, वो क्या होता है? वाष्पा। एपिनेस्टी क्या होता है? जो ऊपरी सरफेस होती है हमारे प्लांट ऑर्गन की, वो क्या होती है? वो इंक्रीज होती है, उसे कहते हैं एपिनेस्टी कहते हैं। इसेसिस क्या होता है? जो हमारा पौधा होता है नए वातावरण में उसकी हैबिट हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे इसेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलग प्रकार के पदार्थों का आकर्षण बल क्या कहलाता है? जब अलग अलग प्रकार के पदार्थ का आकर्षण होता है तो क्या कहलाता है? एडेशन कहलाता है, कोहेजन या बायोस्टैटिक इफेक्ट कहलाता है, कोहेजन कहलाता है या एफिमेरल्स कहलाता है। तो इसका सही आंसर है, यह क्या कहलाता है? ये कहलाता है एडेशन। क्या कहलाता है? ये एडेशन कहलाता है। अगर बायोस्टैटिक इफेक्ट की बात करें तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जो होता है, जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है किसके द्वारा? बायोकेमिकल द्वारा। वो क्या होता है? बायोस्टैटिक इफेक्ट उसे कहते हैं। जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है किसके द्वारा? केमिकल द्वारा, रसायन द्वारा। वो क्या होता है? वो होता है बायोस्टैटिक इफेक्ट होता है। अगर कोहेजन की बात करें तो इसमें सेम प्रकार के जो है पदार्थ जुड़ेंगे, जैसे वाटर प्लस वाटर, ये क्या हो जाएगा? ये कोहेजन। इसमें क्या होगा? सॉइल प्लस वाटर, ये एडेशन हो जाएगा। इसमें अलग अलग, जैसे सॉइल है, ये वाटर है, अलग अलग हो गया। ये वाटर है, ये सेम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एफिमेरल्स के बारे में। एफिमेरल्स क्या होता है? ये 2 से 4 सप्ताह में जब नमी जो होती है, मॉइस्चर स्ट्रेस होता है, उसके कारण भी ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं। वो क्या होता है? एफिमेरल्स होता है। मतलब ये अपनी मॉइस्चर स्ट्रेस में भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं? लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है एफिमेरल्स। क्या हो जाता है? एफिमेरल्स। तो आज के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। आज हमारा वीड साइंस भी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा या जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो किस पे होंगे? सॉइल साइंस से स्टार्ट होंगे।
तो यहाँ तक जितने भी लेक्चर थे आपके वीर साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। रिवाइज करते रहिए और इसे जो है आसानी से सीरीज को आगे बढ़ाते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि हम जो है आपके लिए क्वेश्चन जो है खुद से बना के ला के और खुद से पढ़ा के चीज़ें करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब भी करते रहिए और इसे शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।